आप सभी का लॉ वाला यूट्यूब चैनल पर और गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 जिस दिन विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखकर तैयार होकर एनफोर्स हो चुका था और वो था हमारे भारत का संविधान। ये वही संविधान है जिसने हमारे भारत के सभी देशवासियों को अधिकार दिए और इसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आज हम और आप हैं और अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंजॉय करते हैं और न जाने इतने कितने फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम सभी एंजॉय करते हैं। और इसी उपलक्ष्य पर लॉ वाला लॉन्च कर रहा है अपनी जुडिशरी वाला कैटेगरी, जिसके तहत शुरू होगी एक नई जर्नी, सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि आपकी भी, क्योंकि इस जुडिशरी कैटेगरी की शुरुआत हो रही है नीति फाउंडेशन बैच से, जहां पर सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो ग्रेजुएट्स हो, चाहे वो अभी हाल फिलहाल 3 इयर्स या 5 इयर्स के कोर्स में एनरोल कर चुके हैं, वो सभी स्टूडेंट्स इस बैच को एनरोल करके अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। इस बैच के स्पेसिफिक फीचर्स जानने से पहले चलेंगे हमारे लॉ वाला की उस जर्नी पर जो आज से 1 साल पहले हमने शुरू की थी। जब फिजिक्स वाला ऑलरेडी यूट्यूब पर धूम मचा रहा था, तब स्टूडेंट्स की एक रिक्वेस्ट आई कि हमें लॉ का एक स्पेसिफिक सेगमेंट चाहिए जहां पे जुडिशरी और क्लैट की हम बढ़िया से तैयारी कर सकें, क्योंकि मार्केट में अगर इनकी प्राइसेस देखें तो बहुत ज्यादा है जो कि हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है और शायद कहीं पर उसे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ रहा था। और इसी विजन के साथ, दैट इज टू से क्वालिटी एंड अफोर्डेबल कोर्सेज के साथ लॉ वाला लॉन्च हुआ, जहां पे हमने फाउंडेशन बैचेस यूट्यूब पे कराए, 1 शॉट्स कराए, स्टेट स्पेसिफिक मेंटरशिप प्रोवाइड की और उसके बाद लॉन्च किया धर्म जुडिशरी बैच, जो कि सिर्फ कुछ मेजर लॉस को कवर करता है। अपने पिछले 1 साल के एक्सपीरियंसेस में हमने ये पाया कि स्टूडेंट को आखिर क्या क्या चाहिए जो कि ऑनगोइंग मार्केट में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल नहीं है। और जो 1 साल की देरी लगी है वो शायद इसलिए भी क्योंकि आपके लिए बेस्ट फैकल्टीज को तराशने में वक्त लगा। और आज वो दिन आ चुका है जब आपके सामने सारी न्यू फैकल्टीज, एक से बढ़कर एक फैकल्टी आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगी इस नीति बैच में, और ये मेक श्योर करेगी कि प्रिलिमिनरी से लेके इंटरव्यू तक कि आपकी तैयारी एकदम शानदार हो। जिस तरीके से आज के दिन भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करके खुद को एक गणतंत्र राज्य होने का दर्जा दिया, उसी तरीके से आज के दिन नीति फाउंडेशन जुडिशरी बैच को लॉन्च करके हम एक नया रेवोल्यूशन जुडिशरी सेगमेंट में लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी कंटेंट देना इस बैच का सिर्फ इतना ही मकसद नहीं, लेकिन उसके साथ मकसद है रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना। क्योंकि स्टूडेंट पढ़ तो लेता है लेकिन जब रिजल्ट हासिल नहीं कर पाता है, वो सीट हासिल नहीं कर पाता, तो काफी डीमोटिवेटिंग उस स्टूडेंट को लगता है। और इसी चीज को इंश्योर करेंगे हमारे इस बैच में। आज से पहले कुछ सालों तक जुडिशरी का इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि हर लॉ एस्पिरेंट जब वो ग्रेजुएट हो जाता है तो उसके बाद जुडिशरी एंड प्रैक्टिस को अपना प्राइम करियर फोकस मानता है। अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हर साल कम से कम 2 लाख बच्चे अपीयर होते हैं जुडिशरी के एग्जाम में, और उसमें से सिर्फ कुछ चंद सीटें आती है, मैं कहूं तो कुछ हजार सीटें आती है, और वही सिर्फ 1000 स्टूडेंट उस जुडिशरी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। रॉन्ग डायरेक्शन मिलने की वजह से, रॉन्ग मेंटरशिप मिलने की वजह से, एक्सपेंसिव कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की वजह से जब सिलेक्शन नहीं हो पाता है या गाइडेंस सही नहीं मिल पाती, कंसिस्टेंसी सही नहीं मिल पाती है, और कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रॉपर प्रिपरेशन की वजह से जब सिलेक्शन नहीं होता तो स्टूडेंट डीमोटिवेट होता है। तो आखिर ये नीति बैच अवेयरनेस के साथ साथ सिर्फ जुडिशरी पर ही इतना फोकस क्यों कर रहा है? क्या है ये जुडिशरी? काफी स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं कि ये जुडिशरी क्या है। तो इस बैच के स्पेसिफिक डिटेल से पहले समझ लेंगे कि आखिर जुडिशरी है क्या। आज 26 जनवरी को हम ये जानते हैं कि हमारे संविधान की महत्वता क्या है, उसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि एक जज की महत्वता क्या है। जुडिशरी एग्जाम सिर्फ एक न्यायिक सेवा नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से आप एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं या एक ऐसी कुर्सी पर बैठते हैं जहां पर बैठकर आप न्याय दे सकते हैं। भगवान के बाद अगर व्यक्ति सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद करता है तो वो डॉक्टर्स एंड जजेस होते हैं, जो उसकी जिंदगी बचा सकते हैं या उसको जिंदगी में न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि ऐसी जिंदगी जिसमें न्याय नहीं हो वो जिंदगी नहीं लगती है। दैट इज द रीजन दैट एवरी स्टूडेंट और एवरी पर्सन बिलोंगिंग टू लीगल प्रोफेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी नोबल प्रोफेशन। और यहाँ पे आने वाले हर व्यक्ति से पूरी जनता और पूरा समाज बहुत उम्मीद करता है। तो जब आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट में पैर रखते हैं या फिर जुडिशरी को अपना करियर ऑप्शन मानते हैं, तो आप समाज को इसके साथ बहुत कुछ दे रहे हैं। कहते हैं विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे इन कंधों पर आज के दिन संविधान के द्वारा दिए गए वो सारी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर रहती है, जो कि एज अ जज बन के या एज अ ग्रेट लॉयर बन के हमको निभानी है।
इस प्रोफेशन को सिर्फ पैसा कमाने का एक तरीका नहीं समझना है, इस प्रोफेशन को अपनी पर्सनालिटी या अपने वो मॉरल्स एक्सरसाइज करने का अधिकार भी समझना है। इसीलिए इस बैच में सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी, इस पढ़ाई के साथ साथ ये इंश्योर करवाया जाएगा कि जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनना जरूरी है। ये प्रोफेशन तो आपको बहुत आगे ले जाएगा, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आप अपने जीवन में कितना अच्छा कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को कितना अच्छा दे सकते हैं, ये अहमियत है इस लीगल प्रोफेशन की। और यही अहमियत होगी हमारे नीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच की, जो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में, जो आपकी ग्रोथ इंश्योर करेगा लॉ फील्ड में। तो जुडिशरी का एग्जाम सिर्फ वो एग्जाम नहीं जिसको क्लियर करके आप देश को एक नई दिशा देंगे। इनफैक्ट ये वो एग्जाम है जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज करता है, जो आपके आने वाले जनरेशन का फ्यूचर बदल देता है, जो आपके परिवार का जीने का तरीका, रहन सहन सब कुछ बदल सकता है। ये एग्जाम वो एग्जाम है जिसको क्लियर करके आपको सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबल फील होता है। सिर्फ जुडिशरी नहीं, लॉ फील्ड में और कोई भी एग्जाम है तो उसको क्रैक करके आपको एक संतुष्टि मिलती है, और संतुष्टि ही सफलता है। आपको यह ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि इस बैच का सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव नहीं कि आपको प्रिपरेशन करवा के छोड़ दें, ये भी ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपनी उस मंजिल तक पहुंचाएं। और जब तक आपका ये सपना साकार नहीं हो जाता तब तक इस बैच की हर फैकल्टी का, इनफैक्ट पूरी जुडिशरी वाला का मार्गदर्शन आपको सदैव मिलता रहेगा। लॉ वाला यूट्यूब चैनल पर पिछले 1 साल में हमने बहुत सारा कंटेंट दिया है, स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट दिया है, वन शॉट दिए हैं। तो आखिर इस स्पेसिफिक नीति जुडिशरी बैच की आवश्यकता क्यों हुई? इस बैच की जरूरत यह है कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का नींव से फाउंडेशन लेवल या बेसिक लेवल से तैयारी हो, जो कि हो सकता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कोचिंग की वजह से उसे तैयारी करने का मौका नहीं मिले, या हो सकता है कि गलत गाइडेंस की वजह से वो अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय गवा दे जबकि वो बहुत अच्छा कर सकता था। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि राइट डायरेक्शन मिले, आपको अपने मेंटर से बात करने का मौका मिले, ये फील होगी जिस जगह पे आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली वर्थ है। भले चाहे कितने भी फेलियर हो जाए, आपको जुडिशरी वाला टूटने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। इस नीति फाउंडेशन बैच के थ्रू आपको इतना कैपेबल बना देगा कि आप लॉ फील्ड के जिस भी करियर में धूम मचाना चाहें उसमें आसानी से धूम मचा सकते हैं। और इसी विजन के साथ लॉ वाला और जुडिशरी वाला लॉन्च कर रहा है अपना नीति फाउंडेशन बैच। तो इस बैच के ऑब्जेक्टिव्स को समझने के बाद अब चलेंगे बैच के स्पेसिफिक फीचर्स पे। ये बैच ऑलरेडी आपको शो करने लगा है पीडब्ल्यू ऐप पर। इस बैच को एनरोल करने से पहले स्टूडेंट्स आपको पीडब्ल्यू ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद स्पेसिफिकली आपको जुडिशरी कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जहां पे आपको नीति फाउंडेशन बैच देखने को मिलेगा। ये बैच ऑलरेडी लाइव हो चुका है और ये लॉन्च हो चुका है आज इस स्पेसिफिक ओकेजन पर, और जिसका ओरिएंटेशन रहने वाला है 10 फरवरी 2024 को। बैच का प्राइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ओरिजिनल प्राइस है 50,000 रुपीज, जिसको रिड्यूस करके कर दिया गया है 19,999। और इस रिपब्लिक डे के ओकेजन पर इसी प्राइस को लिमिटेड टाइम पीरियड तक के लिए रिड्यूस करके कर दिया गया है 17,999। बैच स्टार्ट हो जाएगा 22 फरवरी से। अगर आपको यह जानना है कि हमारी फैकल्टीज कौन है, कैसे पढ़ाने वाली है, तो कौन है, ये सरप्राइज तो अभी आपको मिल जाएगा। लेकिन कैसा पढ़ाने वाली है, इसके लिए आप डेमो जाके बैच में आराम से देख सकते हैं कि हर फैकल्टी के पढ़ाने का तरीका क्या होने वाला है। तो अब आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि क्या ये बैच स्टेट स्पेसिफिक बैच है? तो ऐसा नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर स्टेट स्पेसिफिक बैच नहीं है। आप जब जहां से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तब ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिलेंगी और क्लासेस लाइव भी मिलेंगी। ये बैच ऑल स्टेट जुडिशरी बैच रहने वाला है, जिसमें आपको सभी स्टेट जुडिशरी की तैयारी करवाई जाएगी, इंक्लूडिंग ऑल द मेजर लॉज एंड ऑल द माइनर लॉज। और ये बैच सिर्फ प्रिलिमिनरी ओरिएंटेड नहीं है, प्रिलिमिनरी टू इंटरव्यू सारे फीचर्स को ये कवर करने वाला है, जहां पे क्लासेस के दौरान ही स्टूडेंट्स आपको मेंस के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, राइटिंग स्किल्स को डे 1 से ही इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी, न्यू स्किल्स आपको सिखाई जाएगी। एंड इसका जो मेन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये रहता है कि आप अपने मेंस के आंसर्स यहां पर भेज सकते हैं। ये सारे मेंस के क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपको वापस फीडबैक दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि एग्जैक्टली आपको इंप्रूवमेंट की कहां जरूरत है, जो कि जनरली स्टूडेंट को नहीं मिल पाता। अगर आपको यही नहीं पता चला कि आपकी गलती क्या है, तो फिर काहे की प्रिपरेशन, क्योंकि गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। प्रीवियस अटेम्प्ट में आपने क्या गलतियां की थी, अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो प्रिपरेशन जो अब आप शुरू कर रहे हैं वो टोटल वेस्ट हो जाएगी। तो अपनी गलतियों से सीख के आपको निकलना और इस बैच में आपको अपनी
अपनी गलतियां भी सही टाइम पे बता दी जाएगी। बैच का ड्यूरेशन रहेगा 15 मंथ्स, स्टार्ट होने वाला है 22 फरवरी 2024 और ये बैच की क्लासेस फिनिश हो जाएगी 20 अप्रैल 2025। इस बैच का एक्सेस आपको मिलेगा 31 दिसंबर 2025 तक, मतलब कि लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा के लिए आपके पास इस बैच का एक्सेस रहने वाला है। मतलब क्लासेस ओवर होने के बाद भी आप इस बैच की रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। डेली आपको 2 आवर्स की क्लासेस मिलने वाली है, 2 लेक्चर रहने वाले हैं एंड जब भी आपका एग्जाम नजदीक आएगा या जब आपकी जिस तरीके से एड हॉक क्लासेस शेड्यूल करनी होगी या एक्स्ट्रा क्लास होगी वो भी रहने वाली है। अब एक सवाल आप सबके जहन में आएगा कि आखिर इस बैच का मीडियम क्या रहने वाला है। तो इस बैच का मीडियम इंग्लिश रहेगा, लेकिन जितना भी कंटेंट रहने वाला है वो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। मतलब कि आपकी सारी के सारी डीपीपीस क्लास का कंटेंट इंग्लिश में रहेगा, लेकिन आपको टीचर्स पढ़ाएंगे इंग्लिश में, दैट इज टू से इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए जरूर पढ़ाएंगे। तो कंटेंट क्लियर कट इंग्लिश रहेगा। स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा सारे केस लॉस पर, स्पेशल एम्फेसिस होगा सारे अमेंडमेंट्स पर, जो भी न्यू लीडिंग करंट अफेयर्स जो अभी नेशन में चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है, वो डिस्कस की जाएगी। जीके जीएस को भी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस दिया जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स इसको जनरली इग्नोर कर देते हैं। स्पेसिफिक फोकस किया जाएगा आंसर राइटिंग स्किल्स पे, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी कह दिया है कि प्री नहीं मेंस लेवल तक की आपको तैयारी करनी है, तब हम बोल पाएंगे कि आपका प्री का एग्जाम जो है वो क्लियर हो पाएगा। साथ ही साथ इसमें आपका रिवीजन होता रहेगा, स्टूडेंट्स के डाउट्स लिए जाएंगे और मिलेगी आपको डीपीपीस, दैट इज डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलने वाले हैं। डेली हर क्लास से आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, फॉलोड बाय योर सेक्शनल टेस्ट। अब डीपीपीस के साथ बात करें टेस्ट की, तो आपका होगा रिवीजन टेस्ट। रिवीजन टेस्ट मतलब जैसे ही आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ उसके ऊपर बेस्ड आपको एक टेस्ट मिलेगा। उसके बाद रहेंगे आपके इवैल्यूएशन टेस्ट, मतलब पूरा कोर्स होने के बाद सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके आपको टेस्ट मिलेंगे और साथ ही साथ मिलेगी आपको टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मतलब इसमें आपके सेक्शनल टेस्ट रहने वाले हैं। जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ता जाएगा कुछ चुनिंदा टॉपिक्स का आपको टेस्ट मिलने वाला है, बिकॉज टेस्ट इज वेरी नेसेसरी। और अगर आप ये सोचते हैं कि पूरा बैच होने के बाद मैं टेस्ट लूंगा तो ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक होगा वैसे वैसे आप एमसीक्यूज लगाएंगे तो आपके डाउट्स आते रहेंगे, और डाउट्स ही तो वो चीज है जो हमें क्लास से घर लेके कभी नहीं जानी है, क्योंकि ये छोटे छोटे डाउट्स कब बड़े बन जाएंगे और कब आपको एग्जाम में चकमा दे देंगे और आपके नंबर गवा बैठेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसी चीज पे हमारा इस बैच का फोकस रहने वाला है। क्लासरूम की जितनी भी पीडीएफ होगी आपको क्लास ओवर होने के इमीडिएटली बाद मिल जाएगी, और नोट्स के लिए आपको टीचर्स के क्लास में जो भी बनाए गए नोट्स हैं वो पीपीटी फॉर्मेट में आपको इमीडिएटली दे दी जाएगी, चाहे वो टीचर्स के हैंडमेड नोट्स है जो उन्होंने क्लास में यूज किया है या कोई स्पेसिफिक कंटेंट उन्होंने यूज किया है, वो आपको मिल जाने वाला है। जिस तरीके से हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं उसी तरीके से हर जुडिशरी एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंस को समझता है। जिसने हमारे देश को विभिन्न महापुरुष दिए, वो चाहे महात्मा गांधी हो या बीआर अंबेडकर हो, जिन्होंने आज हमें ऐसा संविधान दिया है जिसकी पालना और जिसकी सुरक्षा हम सबको करनी है। और इसी अवसर पर इसी प्रतिज्ञा के साथ हम लॉन्च कर रहे हैं अपना नीति फाउंडेशन जुडिशरी बैच, जहां पे जुडिशरी वाला की पूरी टीम तैयार है अपने स्टूडेंट्स का खुले हाथों से स्वागत करने के लिए और उनको पूरे जोश के साथ पढ़ाने के लिए। जहां सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट एपी सर, जिन्होंने लिया है एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं लॉ में, साथ ही साथ बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी बुक्स के ऑथर्स हैं, यूपीपीसीएस जे जुडिशरी में अपीयर होने का एक्सपीरियंस रखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम एपी सर टू दिस प्लेटफॉर्म। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म सर। स्टूडेंट्स, बहुत प्रिविलेज है आज आपको इस प्लेटफॉर्म पे पाकर सर। थैंक यू सो मच शिवानी मैम। नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन यानी 26 जनवरी का वो दिन जिसे भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किया गया है और जो अखंड भारत का, इंडिपेंडेंट भारत का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मुझे नहीं लगता मेरी नजरों में इससे दूसरा महत्वपूर्ण दिन हो सकता था जब अलग पांडे सर के नेतृत्व में वो क्रांतिकारी नेतृत्व जिसने इस देश में बच्चों को शिक्षा और प्रतिस्पर्धा को सामाजिक और आर्थिक न्याय से जोड़ दिया। उस दिन जुडिशरी वाला की संपूर्ण टीम, हैविंग बेस्ट एजुकेटर फ्रॉम दिस एंटायर कंट्री, हैविंग आउटस्टैंडिंग एकेडमिक एक्सपीरियंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वो आज आपसे मुखातिब है किस विषय को लेकर? एक संवैधानिक सेवा जिसे आप कहते हैं पीसीएसजे। दिन कौन सा
सा है संवैधानिक दिन। संवैधानिक दिन पर संवैधानिक सेवा की चर्चा करेंगे। आज से संपूर्ण एक वर्ष हमारी पूरी टीम की कंजॉइंट स्ट्रेटेजी क्या होगी। अरे वही कंजॉइंटनेस जिसकी चर्चा हम सेक्शन 34 और 149 इंडियन पिनल कोड में करते हैं। हम किस संकल्प के साथ इस देश के लाखों लाख विधि के विद्यार्थियों से मुखातिब होंगे, हम चर्चा करेंगे। आज मैंने जुडिशियल सर्विस की महत्वता से अपनी बात की शुरुआत की। मैं मानता हूं जुडिशियल सर्विस केवल एक संवैधानिक सेवा नहीं है, अपितु न्यायपालिका वो सेवा है जो इस देश के प्रजातंत्र को सुनिश्चित करती है, जिसकी चर्चा केशवानंदा भारती में जस्टिस सीकरी करते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी के साथ जुडिशरी जिम्मेवार है इस देश के 140 करोड़ लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट को मेंटेन करने के लिए। और जो फेडरलिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर है, भाई ये फेडरलिज्म वगैरह केवल प्रेसिडेंट हाउस के लिए नहीं है, ये फेडरलिज्म लाल किले के लिए नहीं है, गवर्नर हाउस के लिए नहीं है, अपितु पंचायत भवन से शुरू हो जाता है और जब आम आदमी थाने में जाता है एफआईआर दर्ज कराने। मैं तो मानता हूं जुडिशरी केवल एक सेवा नहीं है, अपितु राष्ट्र निर्माण का जो संकल्प हमारे संवैधानिक निर्माताओं ने देखा था, उसे पूरा करने का सबसे सशक्त माध्यम है। मैं आपको पार्ट 3 पार्ट 4 पढ़ाऊंगा, दैट इज टू अटेंड सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, जिसकी चर्चा मिनर्वा मिल में सुप्रीम कोर्ट करती है। जहां तक संविधान का प्रश्न है, मैं पूरी कन्विक्शन के साथ, प्रतिबद्धता के साथ आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा पूरा जीवन संविधान को समर्पित है। मेरा एकेडमिक एक्सीलेंस, मेरी किताब, मेरा यूनाइटेड नेशन का काम, अभी 3 दिनों पहले मेरे संविधान की बुक को ऑनरेबल जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसका विमोचन किया। पूरी लोअर जुडिशरी मौजूद थी, सभी ने कहा बड़ा अच्छा काम है संविधान पे। मैंने मन में कहा ये तो मेरा पेशा है, ये तो मेरा शौक है, ये तो मेरा पैशन है। और एक संविधान ही ऐसा विषय है जो आपको डुअल वेटेज देता है। मैं यूपी का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश जुडिशरी में संविधान 2 जगहों पर पूछा जाता है, पहला एक जीके के पोर्शन में, दूसरा सब्सटेंशियल लॉ के पोर्शन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ डुअल एस्पेक्ट, डुअल वेटेज। और यदि आप संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान के कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन को पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो मदद करेगा ही, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वहां पर भी एक रेडी टू सर्व मटेरियल आपके पास रहेगा और मैं आपको तैयार करूंगा संविधान में। आप सीआरपीसी लिख रहे हो, सीआरपीसी में आप सेक्शन 311 लिख रहे हो, पावर टू समन, मटेरियल विटनेस, संविधान आपकी मदद करेगा। वो नेचुरल जस्टिस से निकला हुआ प्रावधान है। आप सीपीसी लिख रहे हैं, सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा को लिख रहे हैं, सेक्शन 89 में अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को लिख रहे हैं, आप एक्स पार्टे डिक्री की चर्चा कर रहे हैं ऑर्डर 9 में, आप फ्री लीगल एड की चर्चा कर रहे हैं ऑर्डर 22 रूल 9 में। हर जगह संविधान है। इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर लीजिए, सेक्शन 25, 26, सर्च, सीजर, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, हर जगह संविधान है। तो यदि आपने संविधान अच्छे से पढ़ लिया मेरे साथ, तो यकीन मानिए एग्जामिनेशन में आप एक बेहतर आंसर लिखेंगे। बच्चों का मूलभूत सवाल क्या होता है, गुरुजी कैसे निकलेगा, बड़ा कठिन एग्जाम है, कितना समय लगेगा, क्या रणनीति रहेगी। आप यकीन मानिए मेरे अनुभव से, मैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आपने आर्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट ऑफ कोलैबोरेटिव राइटिंग मेरे साथ सीख ली तो आपका आंसर एवरेज नहीं माना जाएगा। मैंने कई वर्षों तक इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में सेवाएं दी हैं, मुझे पता है व्हाट इज बेस्ट सूटेड टू द एजुकेटर कंसाइंस। एक एजुकेटर को, एक एग्जामिनर को क्या आंसर पसंद आता है। मैंने आपसे कहा कोलैबोरेटिव आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, सीखना होगा, क्योंकि यह वही कोलैबोरेटिव आंसर की टेक्निक है जो आपके आंसर को भीड़ से अलग कर देगी। उदाहरण के लिए मैं सेक्शन 124A सेडिशन की बात करता हूं। जब भी मैं सेक्शन 124A पढ़ाता हूं, उसको सेक्शन 499 आईपीसी के साथ पढ़ाता हूं, सेडिशन और डिफेमेशन। एक एवरेज आंसर क्या होगा सेडिशन का? एक एवरेज आंसर होगा सेडिशन का बेयर प्रोविजन, 3 एक्सप्लेनेशन, 3 साल की सजा। डिफेमेशन में बेयर प्रोविजन, 4 एक्सप्लेनेशन, 10 एक्सेप्शन, 2 साल की सजा। लेकिन मेरा बच्चा आने वाला 1 साल में क्या सीखेगा कि जब वो सेडिशन और डिफेमेशन को लिखेगा तो वो आर्टिकल 19 पर अपने आंसर को ले जाएगा, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को लिखेगा और जस्टिस पतंजलि शास्त्री की उस टिप्पणी को लिखेगा कि आपका अधिकार मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य आपका अधिकार है। ये है कंस्ट्रक्टिव कोलैबोरेटिव राइटिंग। अब आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। हमें आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट पढ़ने होंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लेटेस्ट गाइडलाइन पढ़नी होगी, उन तमाम कंटेम्पोररी डेवलपमेंट्स को पढ़ना होगा
जो हमारे आसपास समाज में बीत रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की गाइडलाइंस की बात करिए, 2023 कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट कहती है बेल अरेस्ट पर नई गाइडलाइन लाने की जरूरत है और उसे लॉ के करिकुलम में शामिल करो। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस देश में हैंडबुक की जरूरत है, नई गाइडलाइन। सितंबर आते आते सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पुलिस वाले मीडिया से बात कैसे करेंगे, उसके लिए नई गाइडलाइन। अभी जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर किसी सरकारी अधिकारी को कैसे बुलाएंगे, उसके लिए गाइडलाइन। आपको यह पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े अगर आपने एवरेज बुक से एक एवरेज आंसर लिखा तो आई एम टेलिंग यू आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप कहते हैं सर मैं आर्टिकल 19 लिखूंगा, रोमेश थापर लिखूंगा, नहीं। रोमेश थापर, बेनेट कोलमैन, इंडियन एक्सप्रेस जरूरी है, लेकिन उसके साथ जरूरी है कौशल किशोर वर्सेस उत्तर प्रदेश। महिला एम्पावरमेंट के लिए जितना जरूरी डैनियल लतीफी है, जितना जरूरी सरला मुत्कल है, जितना जरूरी शाहबानो है, उतना ही जरूरी 2023 का जजमेंट भी है एसोसिएशन ऑफ द ओल्ड सेटलर्स ऑफ असम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है वीमेन्स आर नॉट द सब्जेक्ट, दे कैन मेक चॉइस ऑफ देयर ओन। आप सेक्शन 125 सीआरपीसी की बात करेंगे, सुंदर राजन केस को नहीं डिस्कस करेंगे, फिर कहेंगे साहब सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन पाने के लिए आपको अपने आंसर को कंस्ट्रक्टिव बनाना होगा और हम केवल आपसे 1 साल मांग रहे हैं, आपके संपूर्ण जीवन के वैभव के लिए, सुख के लिए, सम्मान के लिए, उस मां बाप के लिए जिसने आपको पैदा किया, उनके पहचान के लिए आप 1 साल की मेहनत और त्याग दे दीजिए। हरिवंश राय बच्चन ने किया, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो निश्चित तौर पर मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, आप आइए हमारी टीम से जुड़िए, तो निश्चित तौर पर अगले 1 सालों में आप अपने सिलेक्शन को एश्योर कर सकते हैं। लेकिन मोडस ऑपरेंडाई हमारी होगी, विश्वास हमारा होगा, हमारे कदमों पर आपको चलना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, पुनः शिवानी मैम को बुलाता हूं। बेहतरीन एपी सर, तो आपने अपने एक्सपीरियंसेस का और कानून की जानकारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट्स को दी है। सर एक आपका एक्सपर्टीज है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एज वेल एज आपने यूजीसी नेट क्लियर किया, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी स्टूडेंट्स हमसे अभी तक जुड़े हैं या आगे जुड़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कितना रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी को डेवलप करने में, एक स्टूडेंट को स्टूडेंट से जज बनाने में? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड। अगर ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट में मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम ग्रैंड नॉर्म कहते हैं, एक ऐसा कानून जिससे संपूर्ण देश का निर्माण होता है, इस देश की सारी व्यवस्थाओं का, संस्थानों का निर्माण होता है। तो यदि आप न्यायिक अधिकारी बन रहे हैं तो जैसे मैंने पहले कहा, जो प्रजातंत्र है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इस देश के लोगों का भाग 3 भाग 4 है, जो इस देश का फेडरलिज्म है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये सारे वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन से निकलते हैं। और मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का डुअल वेटेज है, वो जीके में भी मदद करेगा, वो आपका सब्सटेंशियल लॉ के पेपर में भी मदद करेगा। तो बिना संविधान को समझे, पढ़े, उस कॉन्सेप्ट को जाने, मुझे लगता है कोई व्यक्ति, कोई एस्पिरेंट जुडिशियल सेवा को क्लियर नहीं कर सकता है। इसलिए प्राइमोर्डियल इंपॉर्टेंस का विषय है कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अलावा भी एक बेहतर नागरिक बनने के लिए मैं सदैव अपील करता हूं इस देश के लोगों से कि भैया कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन संवैधानिक मूल्यों का उन दर्शन को जरूर आत्मसात करो जिसकी वजह से हम और आप आजाद हैं। डेफिनेटली सर, तो इतना तो समझ गए हैं सारे स्टूडेंट्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, मॉरल्स, डेफिनेटली सर पढ़ाते हुए हर स्टूडेंट में ये मेक श्योर करेंगे कि सारे वैल्यूज उस स्टूडेंट में जरूर जाएं। तो सर जब आप पढ़ाने वाले स्टूडेंट को, तो ऐसी क्या विशेष रणनीति रहने वाली है कि डेफिनेटली इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट का सिलेक्शन हो ही जाए? केवल एक और एक रणनीति कि आप कैसे क्रिएटिव सोचेंगे, आप कैसे कोलैबोरेटिव आंसर लिखेंगे। सारे बच्चे जीएन पांडे पढ़ेंगे, सारे बच्चे एसएन मिश्रा पढ़ेंगे, सारे बच्चे बांगिया पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के साथ आप ऐसा क्या लिखेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। 300 सीट्स आई थी उत्तर प्रदेश जुडिशरी में, लास्ट नोटिफिकेशन में देयर वर 63,000, एक सीट पर 200 से ज्यादा बच्चे थे। तो निश्चित तौर पर आपकी रणनीति, आपका संकल्प, आपका दर्शन, आपका थॉट प्रोसेस अलग होना चाहिए बाकी बच्चों से, जो भीड़ से आपको अलग करेगा। डेफिनेटली सर, तो हम ये मान सकते हैं कि एपी सर का एक्सपीरियंस, एपी सर की एनर्जी आपको अपना जुडिशरी एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू सर। तो स्वागत करते हैं अब हमारी दूसरी न्यू फैकल्टी का, जो कि है महिमा चौधरी मैम, जो कि 9 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होल्ड करती है, विजिटिंग फैकल्टी है राजस्थान पुलिस अकेडमी में, फॉर्मर लेक्चरर रह चुकी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया है मैम ने LLM में। साथ ही मैम इज ऑनर्ड विद बलजीत शास्त्री अवार्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम महिमा मैम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म मैम। हेलो शिवानी मैम। हेलो मैम। सो मैम, सबसे अच्छी चीज है कि आपने पुलिस को भी ट्रेनिंग दी है और साथ ही साथ आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है।
राजस्थान हाई कोर्ट एज वेल एज दिल्ली हाई कोर्ट दोनों में मैम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। तो महिमा मैम, आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट स्पेसिफिकली जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स है, Please, ma'am. किस तरीके से वो जुडिशरी को साथ साथ परस्यू कर सकते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस प्लस एडवोकेसी दोनों को, एज वेल एज जो स्टूडेंट इंटर्नशिप्स कर रहे हैं या सपना देख रहे हैं प्रैक्टिस में जाने का, वो कैसे जुडिशरी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं मैम? मैम, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, अगर आप जुडिशरी की बात करते हैं, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं प्लस हम जुडिशरी कर रहे हैं, तो हमारी जो एनालिटिकल अप्रोच है वो थियोरेटिकल प्लस हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज को मिलके जो हमारी एनालिटिकल अप्रोच सामने आती है, वो जुडिशरी के आंसर्स, जैसे कि अभी एपी सर ने बात की, क्रिएटिव आंसर्स लिखना कहाँ से सीखेंगे? क्रिएटिव आंसर्स लिखना हम अपनी थ्योरी प्लस हम अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को मिला के क्रिएटिव आंसर्स लिखना शुरू करेंगे। अगर हम सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देंगे तो हम प्रैक्टिकल अप्रोच नील कर जाएंगे। अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच और थ्योरी को मिलाएंगे, हमारे आंसर्स ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली इवेंचुअली एनालिटिकल अप्रोच के साथ इम्प्रूव करेंगे और क्रिएटिव आंसर्स को हम एक अच्छे तरीके से अपनी आंसर शीट्स पे उतार पाएंगे। तो मैम हम कह सकते हैं कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच से स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं। मैम, मेरी अप्रोच प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा रहने वाली है, ताकि थ्योरेटिकल तो रहेगी ही रहेगी, अगर थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगी ना, तो एकदम से सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी बच्चों के लिए। मैम, तो मैम ने जो पुलिस स्पेसिफिकली को ट्रेनिंग दिया है, तो मैम आपको क्या लगता है जो एक्सपीरियंस आपने वहां लिया है, वही एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा? मैम, बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स की बात करते हैं, उनके लिए तो एकदम से बहुत ही अच्छा है। और अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बाद आप उस चेयर पे जाके बैठेंगे, आपको थिंकिंग पता चलेगी कि हाउ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज डील विद द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केस। अगर हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की बात करते हैं, तो आपके पास एक एफआईआर आती है, आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किस तरीके से उसकी शुरुआत करती है और किस तरीके से उस कुर्सी पे बैठे हुए इंसान के सामने पेश करती है ना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है मैम। एब्सोल्युटली मैम। उस डिफरेंस को जानने के लिए, अगर आप उस कुर्सी पे बैठे हैं ना, उस डिफरेंस को जानना सबसे जरूरी होता है जस्टिस के लिए। अगर हम जस्टिस की बात, जज वही चीजें देखने वाले हैं वहां जो उस पन्ने पे आएगी। तो एकेडमिक्स और प्रैक्टिस बहुत अलग है, आपके कहने का मतलब है? मैम, 100%। अगर हम आज थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद एक बच्चे को 5 साल का लॉ करने के बाद एक बच्चे को बोलेंगे जाओ जाके कोर्ट में है ना एक बेल आर्ग्यू कर दो, बच्चा एकदम से नील होगा, ब्लैंक होगा। एब्सोल्युटली मैम। बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी ना, तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर एक बच्चा 2 साल थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेना, वो वंडर्स करेगा उस कुर्सी पे बैठ के, वंडर्स करेगा। दैट्स ग्रेट मैम। सो मैम का कहने का ये मतलब है कि अगर आपको प्रैक्टिस में चमकना है तो पहले थ्योरी में भी चमकना पड़ेगा। और मैम का प्रैक्टिस जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो कोर्ट में हो या फिर पुलिस ट्रेनिंग के दौरान हो, वो सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग दिस प्लेटफॉर्म मैम। थैंक यू सो मच शिवानी। Thank you, ma'am. Thank you. So let's welcome our another faculty who holds an experience of teaching thousands of students, LLB, LLM और UGC NET qualified faculty, Vijay Rajhan sir. Welcome to this platform, sir. Thank you so much. सर, एक चीज जो आपकी क्वालिफिकेशन में है दैट इज यूजीसी नेट क्वालिफाइड, और ये एक्सपीरियंस मैं भी होल्ड करती हूँ। और सर, इसमें एक सब्जेक्ट होता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए और स्पेसिफिकली बच्चों के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। सो सर, जो हम यूजीसी नेट में बेसिक्स पढ़ते हैं, आपको क्या लगता है जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए बेसिक्स और फंडामेंटल्स कवर होने या क्लियर होने कितने जरूरी है, स्पेसिफिकली उस स्टूडेंट के लिए जो 5 साल या 3 साल ऑलरेडी एलएलबी करके आ चुका है? सर मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। रिसेंटली आई वाज अटेंडिंग अ डेस्टिनेशन वेडिंग, राइट। तो हम लोग जब चेकआउट कर रहे थे होटल से, तो होटल से निकल रहे थे तो कुछ लोगों ने वो जो शैम्पू की छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं वो उन्होंने निकाल रही थी। तो वन लॉयर सेड देयर, और लॉयर्स ओनली, सीनियर लॉयर, राइट, लेट मी टेल यू। तो एक लॉयर ने कहा कि अरे आपने तो यू कमिटेड थेफ्ट, जोकिंगली, राइट, दिस इज थेफ्ट। सो बट देन आई वाज अ बिट परप्लेक्स्ड। आई सेड नो सर, this is criminal breach of trust. So they say, how can this be, right? So this is here, the fundamentals come in, right? So the point is, whatever is given to you, once it is delivered to you for some purpose, it has to be returned. Right. That is the idea. That is criminal breach of trust. In theft, it is taking from someone's possession. तो ये हमें वो टावर्स देते हैं वगैरह, it is not to be taken. अगर आपने उसे उठा भी लिया है, so it will not amount to theft. Theft तो आपको टेकिंग करनी पड़ेगी ना किसी के पोजीशन से, यहाँ तो आपको दी गई है. So this kind of nuances is very important to understand, because in prelim they will give you such kind of a situation
and then you will get perplexed and you'll find very difficult to pick the right choice out here. Very simple, but Absolutely, then if you are you're not clear about the fundamentals, you'll face problems. सो हम ये समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच से भी आप काफी बार लॉ के एलिमेंट समझ सकते हैं सर, राइट सर? तो जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स, उनके लिए एक टीचर किस तरीके से पढ़ाता है वो भी मायने रखता है। तो सर आपको क्या लगता है स्पेसिफिकली जुडिशरी एस्पिरेंट में कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो आप अपनी साइड से स्टूडेंट को डिलीवर करेंगे और जो कि जज बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? एब्सोल्युटली, देखिए अगर आप एक दो वर्ड हैं, एक है चिंतन और एक है मंथन, राइट? चिंतन तो हम कर लेते हैं, मंथन मीन्स एनालाइजिंग, and that analysis will take place, will happen only once you have you read the concept and then you analyze in your mind. आपको जो book दिया that is explicit, what is implicit that is what you have to decipher out there. That is so important. और वो तब होगा जब आप अपने दिमाग को काम करेंगे और अपने examples निकालेंगे आप। ये नहीं कि जो book में दिया वो तो सभी कर लेंगे, but then the clarity will not come. जो आपकी जो clarity आनी चाहिए ना, it should be as clear as water, right? And that will happen when you start analyzing the things. Analysis again I say, I repeat, कि ये जो मंथन वर्ड है ना, अगर आपने इसको पकड़ लिया है, I mean nobody can stop you. So the key to success according to sir is that the consistency in analysis, self-analysis, introspection also. Absolutely, I mean this is absolutely required for any subject for that matter. That's ठीक है? great. Let me tell you, I was visiting my school, my children's school. So उनकी साइंस पढ़ने के बाद पीटीएम में बैठा हुआ था, तो बोला तुम्हारा बच्चा तो पढ़ नहीं रहा ढंग से, मैंने हाँ पढ़ता तो नहीं है, राइट? तभी मैं यहाँ पे हूँ. So एंड शी वाज साइंस, मैंने कहा अगर आप इनसे पूछो व्हाट इज साइंस, ही विल नॉट बी एबल टू डिफाइन. तो पूछा सर व्हाट इज साइंस, तो अब साइंस पता नहीं है कि एग्जैक्टली हम कैसे पढ़ें. उनका जो बेस्ट स्टूडेंट था उसको भी नहीं पता था कि व्हाट इज साइंस, साइंस है क्या. तो देन आई सेड कि मैडम अगर आपने एक लाइन पढ़ा दी होती है ना कि साइंस वो है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं या डिस्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज सिंपल. उसी हिसाब से तुम आगे चलेंगे कि फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेल, क्या प्रूव कर रहे हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेल, प्रूफ ही तो कर रहे हो कुछ. सो द पॉइंट इज व्हेन आई स्टडी लॉ एज अ होल, राइट, तो आई मस्ट अंडरस्टैंड कि ये कोई अलग नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सारे के सारे एक ही हैं. अगर इफ द पॉइंट इज अगर आप उसको इंटरलिंकिंग करना शुरू करो, जैसे एपी सर ने बहुत ही बढ़िया हमें भी बताया, दैट इज व्हाट वी नीड कि आप उसको इंटरलिंकिंग कीजिए. आपको पता होना चाहिए कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ. ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट का अगर एक ही दो सेक्शंस ले लूँ मैं, एक होता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब इन दोनों को रिलेशन अगर आपको नहीं पता तो यू नॉट बी एबल टू आंसर, राइट? दोनों के अपने अपने वो हैं, वो बहुत छोटे से नुआंसेस हैं उसके. सो सर का कहना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच भी अपनाना है और जिसके साथ ये इंश्योर करना है कि एवरी एलिमेंट को आपको अच्छे से पकड़ना है. तो जो स्पेसिफिकली से ग्रेजुएट्स और जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी टीचिंग का जो अप्रोच है या स्टडी का स्टूडेंट का भी जो अप्रोच है वो काफी डिफरेंट रहता है. सबसे आपने जो स्टडी का जो अप्रोच बताया ना, दैट इज सो इम्पोर्टेंट. हमें उनको बताना है कि पढ़ना कैसे है, राइट? ये नहीं कि पढ़ गए जैसे तैसे, ऐसे नहीं. आपको पढ़ना कैसे है, कैसे उसको संभालना है, अपने अंदर में डालना कैसे है, दैट इज सो इम्पोर्टेंट. बहुत लोगों को पता ही नहीं होता हमें पढ़ना कैसे है. सो हर पल हम कह सकते हैं कि आपको ऐसे ही सोचना है जैसे कि जज सोच रहा है. एब्सोल्युटली, वो तो Right. द मोमेंट यू स्टार्ट रोल प्लेइंग, राइट, सो दैट इज अल्टीमेट. सो तो करना ही है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर. सो आई होप कि सर का जो एक्सपीरियंस है वो हम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आएगा. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म सर, और आपके एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स बहुत चमकेंगे. थैंक यू सर. सेम टू यू सर. थैंक यू सर. सो सारे न्यू फैकल्टी से मिलने के बाद अब मिलते हैं आपकी सबसे प्यारी एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल फैकल्टी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैकल्टी है, जो आपके बहुत सारे स्टेट जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करने का एक्सपीरियंस रखते हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे वो यूपी हो, इंटरव्यू तक जाने का एक्सपीरियंस रखने वाले इसरा रईस मैम का स्वागत करते हैं हमारे लॉ वाला, स्पेसिफिकली जुडिशरी वाला कैटेगरी. हेलो एवरीबडी, हेलो एंड थैंक यू सो मच शिवानी मैम इतना स्वीट इंट्रोडक्शन के लिए. तो क्या हाल चाल है बच्चा लोग, आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम चंगे होंगे. तो मैम जी बढ़िया लॉन्च आ गया. बिल्कुल मैम, पिछले एक साल से जो डिमांड हो रही इंतजार थी, था, बिल्कुल हैवी डिमांड थी कि भाई फाउंडेशन का एक फुल फ्लैश बैच आना चाहिए, कैसे तैयारी करी जाए, ये सारी चीज़ें, सारी दुविधाओं का समाधान आपका आ चुका है. अब सवाल ये है कि तैयारी किस प्रकार से होगी, हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं. तो बहुत ही डिटेल में हर एक सेशन आपका होने वाला है. हम लोग मेंस की तैयारी साथ साथ करते चलेंगे, जैसा कि अभी महिमा मैम ने कहा कि यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा. तो इसके भी जिस्ट आपको दिए जाएंगे सेशंस के अंदर. हम लोग ने मैम फाउंडेशन बैच कवर किया हुआ है, हम धर्म में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी होगी. मैम आप बताइए. तो मैम इतना तो अभी आपने बोला कि हम फाउंडेशन बैच करवा चुके हैं, धर्मा में अभी हम सारे टीचर्स ऑक्यूपाइड हैं,
तो मैम आपको जो पिछले 1 साल में हमने यहाँ एक्सपीरियंस किया है, आपको क्या लगता है स्पेसिफिकली इतने सारे स्टूडेंट्स को मेंटरशिप देने के बाद कि पिछले 1 साल में स्टूडेंट्स कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं जो कि उनको अपने मंजिल से दूर करता है, और जिसका सॉल्यूशन हमारा ये नीति फाउंडेशन बैच देने वाला है? मैम इसका आंसर मैं 2 पॉइंट्स में देना चाहूंगी। बिल्कुल। एक तो स्टूडेंट्स की जो गलती हो जाती है वो मेंस की तैयारी बहुत लेटर स्टेज पे करते हैं, प्रीलिम्स पे फोकस रहता है और कोशिश ये करते हैं कि भाई नोटिफिकेशन आ जाए, किस स्टेट का नोटिफिकेशन आ रहा है, और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करते हैं। दैट इज़ दी वर्स्ट। अपने तैयारी में आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको मेंस की तैयारी पहले करनी है और मेंस की तैयारी के साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली निकल जाएगा जब आप इतना रिगरसली आप पढ़ाई करोगे। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है जो मैम ने अभी, महिमा मैम ने और मेरा भी, ये कहीं ना कहीं मैंने अपनी तैयारी में ये चीज़ लैक करी कि मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इतना नहीं था। आई वॉज नॉट हैविंग द एक्सपोजर कि कोर्ट में होने क्या वाला है। मैं किताबी कीड़ा बनी हुई थी। मैंने सारी चीज़ें, सारे सेक्शंस, बेयर प्रोविजंस, केस लॉस, सब कुछ पढ़ा हुआ, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं कि हम प्रोसीड कैसे करेंगे। हमें जज बनना है, हम जज बन के करेंगे क्या। इसीलिए कई सारे क्रिटिसिज्म आते हैं लोअर जुडिशरी के ऊपर कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं एज जजेस। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और मेंस की तैयारी आपको करते चलना है। मतलब मेरा ये 2 पॉइंट्स हैं शिवानी मैम। तो मैम ये तो सवाल हो गया आपके टीचिंग एक्सपीरियंस पे। अब सवाल करते हैं मैम के जुडिशरी एग्जाम के एक्सपीरियंस पे। मैम इंटरव्यू तक गए हैं, तो मैम एक कुछ ऐसी टिप जो आप स्टूडेंट्स को दोगे जो कि अभी ये वीडियो देखते ही तुरंत अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर ले और ये मेक श्योर करे कि वो सारी गलतियां ना करे, ताकि इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंचना, इंटरव्यू को क्रैक करके जुडिशरी की सीट तक बैठना है। बिल्कुल। तो मैम मैंने, क्योंकि यूपी, बिहार, मैंने ये वाले स्टेट्स दिए, तो मेरा फोकस मेरी तैयारी के टाइम पे करंट अफेयर्स पे बहुत रहा। मैं लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ जो भी सोसाइटी में चलता था, जो भी सुप्रीम कोर्ट, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स ने कहा हुआ है किसी भी पॉइंट ऑफ लॉ पे, मैं उससे बहुत ज़्यादा अवेयर रहती थी। मैं करंट अफेयर्स से बहुत अवेयर रहती थी, क्योंकि मैम लॉ के जैसे राजस्थान और अदर स्टेट्स को छोड़ के करंट अफेयर्स जीके पूछा जाता है, जैसे शायद राजस्थान और हरियाणा में शायद नहीं होता है। बाकी स्टेट्स के अंदर करंट अफेयर्स और जीके का पोर्शन रहता है। मैम ऑलमोस्ट आजकल सब में है, इनफैक्ट राजस्थान को छोड़ के सब में है आजकल, हरियाणा में उसमें लैंग्वेज पूछ लिया जाता है, फिर लैंग्वेज पूछा जाता है, तो वो एक एडिशनल चीज होती है एक्सेप्ट दी लॉ। तो लॉ सब पढ़ लेते हैं, जो लैक करते हैं, मेरिट नहीं बना पाते, दैट इज बिकॉज ऑफ द करंट अफेयर्स और आपका जो करंट नॉलेज है जो समाज में चल रहा है उससे। तो उससे बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है आपको, और इस पर फोकस रखिए और इंटरव्यू क्रैक करिए बढ़िया से। सो मैम के कहने का मतलब है मेजर पोर्शन तो हर कोई करके जाता है, बट जो माइन्यूट चीजें हैं उन पे ध्यान रखना है। कई बार मैम स्टूडेंट जीके छोड़ देता है, इंग्लिश छोड़ देता है, ग्रामर छोड़ देता है, ऐसे राइटिंग नहीं करता है। तो जो मैम आपको लगातार यहाँ पे केस लॉ की सीरीज देते हैं, चाहे मंथली हो गए, सुप्रीम कोर्ट के ईयरली एनुअल जजमेंट्स हो गए, करंट अफेयर्स से जो अपडेटेड रहते हैं, मैम की क्लासेस देखो और खुद को अपडेटेड रखो। बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मेरी एक फ्रेंड थी मैम, उसका जो मेंस का नंबर था ना, वो इंटरव्यू मतलब फाइनल कट ऑफ से भी ज़्यादा था, लेकिन उसने लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं किया था। उसका रिजल्ट पास या फेल नहीं था, उसका था कि शी डिड नॉट क्वालिफाई इन द लैंग्वेज एग्जाम पेपर। तो वो इंटरव्यू कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर पाने के बाद भी शी कुडंट मेक इट जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। और करंट अफेयर्स पे अपना फोकस पक्के से बरकरार रखिए। तो नीति बैच में आपके पास वापस आ चुके इसरा मैम और शिवानी मैम भी हैं, जो स्टूडेंट की डिमांड थी कि साथ दोनों हमारे सारे पुराने फैकल्टीज भी वहां होने चाहिए, तो हम भी आपको नीति बैच में डेफिनेटली पढ़ाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया, शिवानी मैम ने सारी फैकल्टीज को बुला बुला के सवाल पूछे, किस तरीके से तैयारी होने वाली है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। भाई आप भी उत्सुक होगे शिवानी मैम किस तरह से पढ़ाने वाली हैं। शिवानी मैम हैवी डिमांड रहती है, हमारी स्टार फैकल्टी किस तरीके से आपको पढ़ाने वाली हैं और किस तरीके से आपको उस जज की कुर्सी पे बिठाने वाली है। मैम बताइए कि अच्छा, आपकी तो क्या। मैम अब मैं वही सोचूं कि मैम के हाथ में क्यू कार्ड क्यों है, मेरे पास है तो समझ आ रहा है। मैम अलग से सवाल बनाया आपके लिए, तो मतलब मैम भी क्वेश्चन पेपर हमारे लिए तैयार करके लाए हैं। देखो क्वेश्चन पेपर सेट करना इजी है, पर सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल तो मैम क्या सवाल लेके मैम पहला सवाल आपके लिए, हम लोग केबीसी खेलते हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी स्टूडेंट्स को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए और जज बनाने के लिए, पहले तो आपको ये बताना है मैम। ओके। सबसे पहली चीज जो मैंने स्टूडेंट्स में जनरली देखा है कि वो अपने टीचर्स से ओपन नहीं होता है, डाउट पूछने में बहुत हिचकिचाता है। तो हमारी जनरली हम दोनों की टीचर्स की वाइब में आपने जरूर देखा होगा कि हम स्टूडेंट से रिलेट कर पाते हैं, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं, स्टूडेंट से इतना ओपन होते हैं कि वो अपना डाउट बिना ये सोचे कि मुझे कोई कैसे जज करेगा अपना डाउट रखता है। क्योंकि मैम मुझे लगता है वो क्लास
बेस्ट होती है जिसमें एक टीचर हर स्टूडेंट का डाउट सॉल्व करता है, उसे हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ घर भेजता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस क्लास में से सेक्शन याद करवा के घर भेजता है। वो बिल्कुल। टीचिंग या वो क्लास सबसे बेहतरीन होती है। और हमने धर्मा में भी यही किया है, फाउंडेशन बैच में भी यही किया है। आपने जो बोला कि मेंस जो स्टूडेंट जनरली नहीं करते, प्री के साथ अभी से हमने धर्मा बैच में अभी से हमने मेंस की तैयारी उनको करवानी शुरू कर दी है, क्योंकि अगर आपका प्री क्लियर हो गया तो मेंस के लिए आपको बहुत कम समय मिलने वाला है। और जब मेंस की तैयारी करते हो तो आपको लगता है कि आप एक बहुत बड़े मुकाम तक की तैयारी अभी से शुरू कर रहे हो। उसके लिए चाहिए होती है मैम कंसिस्टेंसी, बहुत ज्यादा मैम। कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। आप एक दिन 6 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन तीसरे दिन पढ़ा ही नहीं, वो गलत है मैम। मैं कहती हूँ भले दूसरे दिन 2 ही घंटे पढ़ो, पर पढ़ो जरूर। जो पढ़ाया है वो पढ़ो, ऑनेस्ट रहो। तो हमारी क्लास में स्पेसिफिकली हम 2 टीचर्स ने धर्मा में भी यही किया, और आगे भी मैम हम ये इंश्योर करेंगे कि स्टूडेंट तक इतनी एनर्जी क्लास में से कम्युनिकेट हो जाए कि वो क्लास खत्म होने के बाद खुद कंपेल हो जाए पढ़ने के लिए। जबरदस्ती नहीं पढ़ना, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। और यही चीज मैं इंश्योर करूंगी मैम हर क्लास में, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। कि दूसरे दिन जब क्लास में आ रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि पिछले क्लास में हमने क्या किया है, और उसी को हम मैम हमारी क्लास में रिविजन या रिकैप कहते हैं। हाँ जी मैम, तो हम लोग प्रॉपर रिवीजन कराते हैं। बिल्कुल मैम। और धर्मा में तो मैम जैसा आप कह रही हो, हम लोग डिटेल में उनको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनको मेंस में हेल्प करेंगे। हम लोग आंसर राइटिंग का तरीका बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से आंसर, मॉडल आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं मैम हम लोग। राइट। तो स्टूडेंट्स आई थिंक बहुत और ज्यादा आई थिंक इस बेनिफिशियल। बैच की जो फीचर है जहाँ पे इनको मेंस आंसर राइटिंग का वापस से हम तरीका बताएंगे, इनकी मेंस की बुक जो एनालाइज भी होने वाली है मैम, बिल्कुल इसमें मैम, इसका बिल्कुल। एक अलग फायदा भी स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। तो मैम जैसा कि अभी आपने कहा, मेंस की तैयारी हम लोग ने जिस तरह से धर्मा में कराई है, स्टूडेंट्स को कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं जो उनको आंसर राइटिंग में हेल्प करता है, और कहीं ना कहीं हम उनको मॉडल आंसर देते हैं कि भाई आप जो आंसर लिख रहे हो उसको चेक करो, कोई पॉइंट तो मिसिंग नहीं है। इससे अच्छा हम लोग जो है नीति बैच में करने वाले हैं मैम, कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, स्टूडेंट्स के आंसर को एनालाइज करेंगे। मैम आप बताइए इस पॉइंट पे। तो ये जो मैम ने मेंस के इवैल्यूएशन के लिए बोला है, इसके लिए हम बता दें कि आपके इस नीति फाउंडेशन बैच के अंदर मेंस इवैल्यूएशन फीचर भी दिया जा रहा है, जहां पे आप अपने आंसर्स भेज सकते हैं और आपको वापस रीचेक होके नोटबुक्स भी मिलने वाली है। क्योंकि मैम अगर एनालिसिस नहीं मिलता है ना, स्टूडेंट को वापस फीडबैक नहीं मिलता है ना, तो स्टूडेंट का वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो इस प्लेटफॉर्म पे ये इंश्योर करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री का बैच है, मेंस का भी बैच है, क्योंकि प्री की तैयारी हमेशा मेंस के साथ होती है। और मैम प्री ये लेवल है तो मेंस ये लेवल है। तो बिल्कुल बच्चा मैम। अगर आज मेंस के आंसर लिख रहा है मैम, जैसे कि अभी हमारे एपी सर ने बोला और विजय सर ने बोला कि एक एक एलिमेंट जरूरी है, तो बेटा जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हो, शैल में प्रिज्यूम सब कुछ, तो मतलब प्री के लिए आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत एडवांस हो रही है। मैम मैं तो कहती हूँ प्रीलिम्स की तैयारी पे इतना फोकस ही ना रखे बच्चा, वो सिर्फ मेंस की तैयारी करे। फ्रॉम द डे जब सोचा है कि हमें जज बनना है, आप मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी करना बस शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको नंबर, आपको क्या जो मेरिट है वो आपकी मेंस से डिसाइड होती है, नॉट इवन विद द इंटरव्यू। इंटरव्यू से भी इतना फर्क नहीं है, आपको 40, 50, 60, मैक्सिमम 60 नंबर मिल जाएगा। जो होगा खेल वो मेंस में होगा आपके तो साथ। मैम जो स्टूडेंट सिर्फ प्री की तैयारी करते हो, जो मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, कहीं उसका सबसे बड़ा रीजन ये तो यही नहीं है कि जनरली देखा है मैम कि जो बच्चा प्री में क्वालिफाई कर जाता है और जो बच्चा नहीं कर पाता, उनके बीच में 3 से 4 नंबर का फासला ही होता है। और वो 3 से 4 नंबर का फासला वो इसीलिए होता है क्योंकि आप मेंस की एडवांस तैयारी करके नहीं जाते हैं। बिल्कुल। फिर वापस जीरो पे रीस्टार्ट, फिर रीस्टार्ट करना पड़ता है, राइट? रीस्टार्ट। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर वापस रीस्टार्ट के लिए आए। इनफैक्ट एक बार आपकी जर्नी यहाँ से शुरू हो तो वो जाके आपकी जज की कुर्सी पर ही खत्म हो। बिल्कुल मैम। मेरा दूसरा सवाल है, मैं आपको ऐसे छोड़ूंगी नहीं मैम। दूसरा सवाल ये है कि मैम इस एग्जाम के अंदर स्टूडेंट का वो कौन सा गाइडिंग फैक्टर होता है, मतलब वो एक ऐसा मूल मंत्र जो उसको गेट थ्रू करा देता है इस एग्जाम में? मैम सबसे बड़ी चीज है, स्टूडेंट अपने आप को डाउट करता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डाउट। खुद की प्रिपरेशन को दूसरों से कंपेयर करता है, खुद के मार्क्स को दूसरों के मार्क्स से कंपेयर करता है, खुद की सिचुएशन को दूसरे सिचुएशन से कंपेयर करता है। सेल्फ डाउट नहीं करना है। जो पढ़ा है, जहां से पढ़ा है, विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि मैम ये विश्वास मोटिवेट करता है आपको। ये विश्वास ही आपकी कंसिस्टेंसी भी इंश्योर करेगा। तो सेल्फ डाउट नहीं रखना, अपने पे भरोसा रखते हुए, अपनी प्रिपरेशन को पर भरोसा रखते हुए, और ये समझते हुए मैम कि मैं भी कैपेबल हूं। कई बार बच्चा समझता है अरे वो इंग्लिश मीडियम का, उसका होना चाहिए था और हो गया क्योंकि वो इंग्लिश का। ऐसा कुछ नहीं है। जुडिशरी की सीट मैम कभी मीडियम का भेदभाव नहीं करती है। अगर आप कैपेबल हो, आपको सारा कंटेंट अच्छे से पता है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, आप में जज के फीचर्स हैं, आपने जिंदगी में खुद पे और अपने गुरु पे भरोसा किया है, तो मैम आपको जज बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो समझ रहे हो ना,
सेल्फ डाउट नहीं करना है। बिल्कुल मैम। तो यहाँ पे मैम मैं सारी फैकल्टीज़ को बुलाना बिल्कुल, बिल्कुल, चाहूँगी मैम। हमारे साथ एक स्टेज पे आप प्लीज़ आइए और स्टेज शेयर करिए हमारे साथ। डेफिनेटली मैम, ताकि स्टूडेंट्स को हमारी एनर्जी कम्युनिकेट हो और स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए कि इस बार जो हमारी टीम आई है वो बहुत तगड़ी आई है, और जो 1 साल का लगभग हमने टाइम लिया है वो इसीलिए लिया है ताकि हमारे सारे टीचर्स एक साथ एक समय आपके पास आ जाए। और मैम ऑन बोर्डिंग में थोड़ा समय तो जरूर लगता है, जी जी मैम। और कहते हैं कि समय हीरा तराशने में ही लगता है। प्लीज आइए सर। सो एपी सर, आपके फाइनल वर्ड्स क्या रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? जैसा मैंने आपसे शुरू में भी कहा, आपको फैसला करना है। यदि आपने फैसला कर लिया कि सर हम तैयार हैं, तो मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कहता हूं, वी टू आर डिटरमिन्ड टू लेट यू फर्दर। हम आपको आगे ले जाने को तैयार हैं और आपके साथ आपके पूरे घर वालों का जीवन बदलने को तैयार हैं। जहां आपका पूरा घर, आपके माता पिता आपके नाम से जाने जाएंगे। वो देखो इनका लड़का जज है, वो देखो इनकी लड़की बड़ी ताकतवर जज है। ये जो भाव है आपके जीवन को संतुष्टि और सम्मान के बोध से भर देगा। तो आप तैयारी कर ले, हम आ रहे हैं। ताकि सर हम भी ये कह पाए, वो देखो ये हमारा स्टूडेंट जज है। बिल्कुल मैम। जी महिमा मैम। शुरुआत करते हैं एंड देन उसके बाद जैसे मैम आपने बोला कि हीरा तराशने में तो टाइम लगता है, रनवे पे हैं, टेक ऑफ करेंगे और लैंडिंग कुर्सी पे जाके ही करेंगे, उससे पहले लैंडिंग नहीं करनी है। मैम हम करने भी नहीं देंगे। एब्सोल्युटली मैम। तो फाइनली हम यही कहना चाहते हैं कि भाई जो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वन थिंग दैट वी कैन गारंटी इज कि विल गिव आवर बेस्ट एंड विल ऑल्सो एक्सट्रैक्ट योर बेस्ट एज वेल। तो जो वर्ड है जो मेरे को ज़्यादातर याद आता है, दैट इज़ परसिवरेंस एंड ग्रिट। तो ये आपको दिखानी पड़ेगी एंड विल मेक श्योर कि आप ये दिखाएंगे, राइट? सो थैंक यू। तो जुडिशरी वाला की लॉन्चिंग के साथ गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मिलते हैं हमारे नीति फाउंडेशन बैच में, जहां पर आपकी तैयारी हम सुनिश्चित करवाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हम सुनिश्चित करवाएंगे, क्योंकि तैयारी कर लो कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। जय हिंद।